चलो, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन? क्या होता है रेडिएशन? गामा तो एक तरह का रेडिएशन होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? इन रेडिएशंस में आपको इतना डिटेल्स में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बेसिकली एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अनेबल टू क्या, चलो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप लोग आगे जाके इसका डायग्राम भी पढ़ोगे। और मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो ऐसे रहता है। ज्यादातर जो लाइट वगैरह होता है, वेव्स वगैरह होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसमें एक फील्ड तो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक फील्ड क्या रहता है? मैग्नेटिक। और ये रे जो है ये इस तरह से चल रहा होता है परपेंडिकुलरली। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्पीड ऑफ लाइट जितना होता है उतना ही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड। कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? इतना होता है। कितना होता है? ये कितना हो गया? 30 10⁸ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 30 करोड़। 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। क्या? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मतलब 3 के पीछे 8 जीरोस लगा। 8 जीरो लगाया ना मैंने। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। बहुत ही ज्यादा फास्ट, मतलब 1 सेकंड में अगर इसको मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट किया, 3 लाख किलोमीटर चल देगा 1 सेकंड में। पेरिस आप अर्थ का 7 7.5 7.5 राउंड लगा लोगे 1 सेकंड में। पेरिस तो क्या है, ये तो ये नहीं है। पेरिस पेरिस तो आप 0.1 सेकंड में पहुंचे। हाँ, ऐसे की ऐसे भिलाई में बैठे ऐसे की पेरिस, ऐसे कि यूएस। हाँ, अचानक से हाथ में पेन पकड़े हो, हाथ से पेन गिरा इंडिया में, और जब तक पेन नीचे गया तब तक पहुंच गया यूएस। इतना फास्ट, तो बहुत बहुत फास्ट जाता है लाइट, ठीक है। तो ज्यादातर इलेक्ट्रो में ये देखो 8.5 मिनट लगता है, तो सोचो डिस्टेंस कितना होगा। 1 सेकंड में अर्थ के 7.5 राउंड लगा सकते हैं लाइट, अगर लाइट बेंड होता तो। हालांकि लाइट बेंड नहीं होता, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो ऑब्वियसली वो घूम तो नहीं सकता। बट हाँ, तो उनमें तो साल लग जाते गैलेक्सीज में। अर्थ का नियरेस्ट स्टार क्या है? नियरेस्ट स्टार सन, ठीक है। अर्थ और सन में, और सन से निकलता है जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और अर्थ तक पहुंचने में उसको लगता है 8.5 मिनट्स, ठीक है, इतना देर लगता है। और सन के बाद जो नियरेस्ट और स्टार है, सेकेंड नियरेस्ट स्टार जो है, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। स्टार का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी अर्थ से अगर वहां से लाइट निकल रहा है तो वो अर्थ में पहुंचने में लगते हैं 4.5 साल। तो आप सोचो कितना दूर है हमारा क्लोजेस्ट स्टार। बहुत अच्छी बात। क्या? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, 4.5 साल लगेंगे लाइट के स्पीड से, और ऑटो के स्पीड से गए तो करोड़ों साल लग जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, यस, अर्थ भी खत्म हो गया रहेगा। हाँ हाँ।
वो तो मैं किसी भी चीज के सामने नासा के साइंटिस्ट लगा दो तो आधे लोग कैसे, ओ नासा के साइंटिस्ट, वो तो बिलीव। मैं अगर आज, हाँ हाँ नासा के साइंटिस्ट, मैं अगर आज बोल दूं अच्छा कौवा इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ऐसे नासा के साइंटिस्ट बोल रहे हैं तो सब लोग ओ ओ यस ओके कौवा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो तो नासा के साइंटिस्ट किसी के भी सामने आप लगा सकते हो, बट ऐसा कुछ है हुआ नहीं है, और हुआ भी है तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल है। नहीं नहीं, बहुत चीजें हैं उसमें, वो बड़ों के लिए वीडियो है, आप लोग शायद समझ नहीं पाओगे। चलो वापस आते हैं। द प्रोसेस लिख लो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, विथ और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम। रेडिएशन को बीच में मीडियम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सूरज की गर्मी, सूरज की गर्मी हमारे अर्थ तक जो आ रही है, बीच में तो वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, उसके थ्रू भी आ रही है सूरज की गर्मी। फिर अर्थ के जो जब एटमॉस्फेयर के अंदर घुस रहा है तो उसके थ्रू भी आ रहा है। तो रेडिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में मीडियम है या नहीं है। अरे समझ में, बस जाने जाने, बीच में मीडियम है वैक्यूम है क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, उसके अंदर से भी रेडिएशन जा सकता है, इंसानों के अंदर से भी रेडिएशन जाते हैं। एक्सरे क्या होता है, हमारे अंदर से ही जाते हैं ना। अरे समझ में, तो ऐसे रेडिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मीडियम है या नहीं, तो इसलिए मैंने लिखा है विद और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेडिएशन। लिख लो इसको, जो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऑनलाइन जनता आप लोग भी। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले ही लेके आना चाहिए। चलो, हीट इज ट्रांसमिटेड, हीट कैसे ट्रांसमिट होता है? हीट इज ट्रांसमिटेड बाय इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड नाम सुनो, आईआर, हाँ आईआर, इंफ्रारेड रेडिएशन से हीट ट्रांसमिट होता है। तो सूरज की गर्मी अर्थ तक जो पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है? इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू पहुंच रही है, ठीक है। इंफ्रारेड कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कैसे? इंफ्रारेड कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑनलाइन जनता कुछ आइडिया है आपको? हाँ हाँ है ना, आईआर सेंसर, किसी भी रिमोट के अंदर ये वाला जो होता है, ये इंफ्रारेड। देखो मैं यहाँ से अगर कुछ भी अगर सिग्नल दबा रहा हूँ इसमें, कुछ भी होता है अगर, आ गया मेन्यू का है ये, भी नहीं हो रहा है, होगा क्या है? हाँ कुछ भी नहीं हो रहा, बैटरी डाउन हो गया शायद वहां से नहीं हो रहा होगा। बंद मत कर देना, ये पावर बटन मत दबा देना। हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ठीक है ठीक है, आई थिंक बैटरी डाउन हो गया। मतलब क्या हो रहा है, इसमें से इंफ्रारेड रेज नहीं निकल रहे, ठीक है। अगर इंफ्रारेड रेज निकल रहे होते तो अभी वो डिटेक्ट करता। कोई भी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड से चलता है, और क्या? हाँ एसी रिमोट, टीवी रिमोट, कोई भी रिमोट, सब कुछ इंफ्रारेड से चलता है। और इंफ्रारेड वाले ग्लासेस देखे हो आप, ब्लाइंड लोगों को कहाँ से पहनेंगे इंफ्रारेड? इंफ्रारेड ग्लासेस मोस्टली आर्मी डिफेंस वगैरह में यूज होता है, ऐसे टाइप का, ऐसे सा रहता है। इसमें क्या दिखता है, कैसे दिखता है, इसमें क्यों पहनते हैं आर्मी वाले, इसमें किसको क्यों पहनते हैं? नाइट विजन, अंधेरे में भी उनको क्लियर दिखता है। हाँ क्यों, ऐसा क्यों?
ये देखो, जैसे कुछ अलग टाइप का हो सकता है, हाँ उसके अंदर फीड होता है, ये तो देखो, वो ग्रीनिश। अंधेरे में भी आपको पता नहीं चल रहा चलेगा कि आपको कोई देख रहा है, क्योंकि आपके बॉडी से जो हीट निकल रहा है उसको ये कैमरा पकड़ता है। तो अंधेरे में भी आप विदाउट लाइट आप देख सकते हो किसी को। आया समझ में? क्या? हाँ, क्यों नहीं पहन सकते? आर्मी वाले कुछ अलग थोड़ी होते हैं, नॉर्मल पीपल ही होते हैं ना वो। नहीं नहीं नहीं, उस हिसाब से ही रहता है। ये देखो ना, ये ऐसा ऐसा लगा रहता है, ये देख रहे हो, ऐसा ऐसा लगा रहता है एक आंख के सामने। एक आंख से नॉर्मल दिखता है, एक आंख से अंधेरे में दिखता है। अरे समझ में? तो इस तरह का रहता है। नहीं, ये सब मैं यूज नहीं किया। ये मैं देखा था, लेकिन एयरपोर्ट में देखा था। कहाँ? जब कोविड आया था, याद है? कोविड जब आया था, एक पर्टिकुलर टाइप का कैमरा चल रहा था हर जगह। उसमें जिसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता था उसको अलग से कैमरा में डिटेक्ट कर ले रहा था, ताकि कोविड वालों को जब वो कर रहे थे ना, क्वारंटीन कर रहे थे, तब ये चीज चल रहा था। ठीक है, तो उस वक्त देखा था मैं ऐसा ऐसा मैं कैमरा। ऐसा नहीं डिवाइस से आते हैं, एक को इस तरह होता है तो आपको सोच रहे हैं, अब वो बड़ा एरिया में हाँ, आता है ना, वो कॉन्टैक्टलेस थर्मोमीटर। मेरे पास भी एक था, खराब हो गया। वो भी कोविड के वक्त बहुत यूज हुआ था। दूर से क्यों, वो क्यों यूज कर रहे थे? थर्मोमीटर क्यों नहीं यूज कर रहे थे? कोविड फैल सकता है, तो दूर से उससे टेस्ट करते थे कि इसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो वो भी कैसे काम करता था? इंफ्रारेड से काम करता था। ठीक है, आईआर सेंसर, आईआर विजन, ये सब इंफ्रारेड से काम करता है। सूरज से जो धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, वो भी कैसे आ रहा है? इंफ्रारेड से। आग, जब आग जलता है, बॉन फायर है, आप हाथ ऐसे ऐसे करके गर्म करते हो, कैसे गर्म हो रहा है आग? आग जो जल रहा है उसमें से इंफ्रारेड निकल रहा है, और वो चीज आपके हाथ में जब लगता है आपको गर्म लगता है। आए समझ में? तो कोई भी चीज जिसमें कि हीट का सेंसेशन हो रहा है, वो इंफ्रारेड से होता है। माउस तो ब्लूटूथ है, दिस इज ब्लूटूथ, दिस इज, आई थिंक इसमें इंफ्रारेड नहीं रहता है। क्या क्या? मुझे पता नहीं ऑप्टिकल सेंसर कैसे काम करता है, शायद करता हो। देख के बताओ चितू, आप पढ़ के बताओ। जीपीटी, चैट जीपीटी या एआई वगैरह से पूछो। क्या? हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, तो हीट रेडिएटेड फ्रॉम सन रीचेस अर्थ इन स्पाइट ऑफ वैक्यूम बिटवीन देम। सबको समझ में आया क्या? रेडिएशन क्या होता है? जब कोई, हाँ, जब कोई वैक्यूम या मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हीट के रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो आ रहा है तो आएगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वैक्यूम है या हवा है या बीच में क्या है। ऑनलाइन जनता, नोट्स लिख लिए? लिख लो इसको। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, why should we wear light colored clothes in summer and dark colored clothes in winter? क्यों पहनना चाहिए? लाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट एंड डार्क कलर absorbs heat. लाइट कलर्ड रिफ्लेक्ट्स हीट एंड दस, देखो जैसे अभी अगर समर्स में लाइट कलर पहन के निकलेंगे तो जो भी हीट आ रहा है सन से वो रिफ्लेक्ट अवे हो जाता है, तो हमारा बॉडी, हाँ, गर्म रखना चाहता हूँ। गर्म रहोगे तो अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो देखो, लाइट कलर्ड क्लोथ जो होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड उससे हमारा बॉडी कूल रहता है, एंड कीप्स अस कूल। डार्क कलर्ड क्लोथ्स हमें हीट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, तो वो हमें गर्म कर देते हैं। इसलिए विंटर्स में हमेशा डार्क कलर पहनना चाहिए, और समर में हमेशा लाइट कलर पहनना चाहिए। लेकिन नहीं, ये भी डार्क है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, तो लाइट कलर क्लॉथ से हम ठंडे रह सकते हैं, हालांकि हालांकि उतना फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल ठीक है, ओके। नहीं,
हाँ, रेडिएशन का साइन होता है ना, सिंबल होता है, दिखाऊंगा, दिखा दूंगा। जहाँ पे रेडिएशन रहता है वो सिंबल लगा रहता है। परसेंट इलेक्ट्रिकल रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी किसी से रेडिएशन का से नहीं फैलता। इलेक्ट्रिसिटी तो चार्जेस है, चार्जेस है तो है इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। चलो लिख लिए। ऑनलाइन जनता लिख लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर्स? अरे ये तो अलग बैठो, तो उधर जाओ, आप उधर जाओ, क्योंकि मैंने टाइम देख लिया है। जल्दी जाओ, नहीं, अलग अलग बैठो। इधर भी बैठ सकते हो, कूलर के सामने भी बैठ सकते हो। चलो, हाउ डू वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर्स? वुलन क्लॉथ्स कैसे गर्म रखते हैं हम लोग को? एयर को ट्रैप कर लेता है, और एयर क्या होता है? हाँ, एयर को ट्रैप कर लिया, और एयर क्या होता है? गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर? पुअर कंडक्टर, ठीक है। Woolen clothes can trap a lot of air in between the woolen fiber. Air, being a poor conductor of heat, prevents body heat from escaping into the atmosphere, and thus we feel warm. अच्छा, एक और चीज दिखाता हूँ। आप अगर रेप्टाइल्स को देखोगे, इसी इसी फंडे पे बेस मैं दिखा रहा हूँ, हीट के फंडे पे ही बेस देखो। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं सांप, कोमोडो ड्रैगन्स और क्रोकोडाइल्स, ठीक है, ये सब है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कभी भी आप फर या फेदर देखे हो क्या? एम्फीबियंस क्या होते हैं? मेंढक हो गया, ठीक है, सालामेंडर्स हो गए। सालामेंडर देखो, ये होता है सालामेंडर। नहीं, टर्टल्स रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है। इनमें देखो, हाँ, टर्टल्स आर रेप्टाइल्स। हाँ, तो वैसे तो बहुत होते हैं। नहीं, एम्फीबियंस नहीं होते, वो रेप्टाइल्स होते हैं। क्रैब्स तो, क्रैब्स एम्फीबियंस नहीं है, क्रैब्स आर्थ्रोपोडा, वो अलग टाइप के जानवर है। इनमें सब में स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्रैब में कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। बट क्रैब इज नॉट अ वर्टिब्रेट। ये सब मैं वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, एम्फीबियन देख लो या रेप्टाइल्स दिखा दिया मैंने, इन सब में किसी में भी आपको फर या फिर फेदर दिखा क्या? अच्छा, इसके अलावा रीढ़ की हड्डी और किन में होती है? बर्ड्स में एंड मैमल्स में। बर्ड्स में होता है फेदर, और मैमल्स में होता है फर, ठीक है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? फेदर और फर का क्या यूज है? नेचर ने क्यों दिया हमें? हमें रेप्टाइल्स जैसे क्यों नहीं रखे? क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड है। हम लोग अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रख सकते हैं। बाहर भले ही स्नोफॉल हो रहा है, फिर भी हम लोग अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को 37 मेंटेन करके रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास फर है, ज्यादातर मैमल्स के पास फर है, हमारे पास भी थे, लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे इवॉल्व किए, हमारे सारे फर खत्म हो गए। लेकिन फिर भी आज के डेट में भी आप देखो, आपके पास बाल है, यहाँ पे भी हो जाएगा कुछ दिन बाद, यहाँ पे भी बाल है। हाँ, यस, यहाँ पे तो ऑलरेडी है ना स्किन पे। तो फर मैमल्स के पास क्यों रहता है? ज्यादातर डॉग्स, काउस, मंकीज, सबके पास फर होता है, ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। बर्ड्स के पास फेदर क्यों होता है? सेम रीजन, ताकि वो भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके।
फेदर के बीच में भी एयर ट्रैप कर लेते, जैसे स्वेटर में एयर ट्रैप होता है वैसे ही फेदर के बीच में भी एयर ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग सब लोग मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, एंड जो ये एम्फीबियंस रेप्टाइल्स दिखाया जो, ये सब क्या है, कोल्ड ब्लडेड। ये इनका टेम्परेचर अगर बाहर ठंड पड़ेगा तो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है, जिस कारण डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। आपको पता है कि नहीं डायनासोर कैसे एक्सटिंक्ट हुए? कैसे? मीटियोर क्रैश किया था तो क्या हुआ था? टू क्या होता है? टू क्या होता है? मीटियोर आके क्रैश किया तो क्या हुआ? तो वो तो एक पर्टिकुलर जगह में होगा ना, पूरे दुनिया में थोड़ी होगा। किस चीज का क्लाउड? डस्ट। अरे एक धूल, एक मिट्टी पे आप पत्थर फेंकोगे तो धूल उड़ता है ना, देखे हो कि नहीं? तो छोटे से पत्थर से अगर थोड़ा धूल उड़ रहा है, आप सोचो मेटियोर के गिरने से कितना धूल उड़ेगा। कितना बड़ा था दिखाओ? युकाटान पेनिनसुला, यहीं पे पड़ा था वो मेटियोर। ये देखो, ये है ड्रोन व्यू। यहाँ से आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा तो नहीं है मेटियोर। अब मैं थोड़ा और पास से दिखाता हूँ। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है। नहीं, अरे कहाँ गया? एक व्यू पॉइंट भी है, वहां से देखोगे तो, हाँ ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं इंसान, दिख रहे हैं साइड में दो छोटे छोटे, वो उस साइड देखो ना। अरे ये वाले जगह में देखना, ये, अरे ये वाले जगह में देखो। इंसान ही नहीं दिख रहे, जाके पास जाके देखो, वो व्यू पॉइंट है, देखो वो सब। अरे नहीं, कुशान हटो। हाँ ये देखो, यहाँ ये, हाँ तो इतना बड़ा मेटियोर गिरा था, सोचो। वो दो इंसान है दिख रहे जो। हाँ दिखा, ये हाँ। तो फिर भी ये छोटा है, इतना बड़ा मेटियोर इतना हाई स्पीड से आके गिरा होगा। आप सोचो कितना धूल मिट्टी ऊपर गया होगा, और वो धूल मिट्टी पूरे अर्थ के ऊपर फैल गया। की मर्जी है, अर्थ में तो हर जगह धूल मिट्टी है। चलो, तो यहाँ से जो धूल निकला वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को कवर कर लिया। और अर्थ में कौन थे तब? डायनासोर्स थे। डायनासोर क्या थे? कोल्ड ब्लडेड, उनके पास ना फर था ना फेदर था, तो उनका बॉडी टेम्परेचर लो हो गया और वो मर गए। पूरे दुनिया में इसका इफेक्ट हुआ है, समझ में? तो कौन कैसे आया फिर? तो उस वक्त जो कुछ बर्ड्स आ रहे थे, नहीं नहीं, वो बर्ड्स उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व किए, और जो छोटे मैमल्स आ चुके थे उस वक्त, वो मैमल्स इवॉल्व किए, तब जाके हम लोग इंसान बने, बर्ड्स बने, ये सब बने। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो गया, उनके पास फेदर्स नहीं थे या फर नहीं था अपने आप को गर्म रखने के लिए। आए समझ में? तो ऐसे करके डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए मेटियोर के कारण, ऐसे नहीं हो गए। हाँ, हाँ क्या बोल रहे हो? तो धूल तो हवा के साथ कहीं पे भी जा सकता है ना। नहीं, अरे बहुत धूल उड़ा था। अब समझ नहीं रहो कितना धूल उड़ा था, पूरा अर्थ ढक गया था। उस वक्त कोई था नहीं ना, हाय गाइस आप देख रहे हो मेटियोर गिरने वाला है, ऐसे कोई ब्लॉगर नहीं था ना उस वक्त।
आप सोचो डायनासोर्स इंडिया में भी थे, मध्य प्रदेश एरिया में थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एरिया में फॉसिल्स मिले। आपको पता है कि नहीं, मध्य प्रदेश में डायनासोर के बहुत सारे फॉसिल्स मिले। क्या पता, हाँ होगा। ये देखो इतना बड़ा ये था। अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा अगर कुछ गिर रहा है मेटियोर, पूरे दुनिया में धूल नहीं फैलेगा? नहीं गिरा, नहीं लैंड पे गिरा, लैंड पे गिरा। जस्ट इमेजिन करो कितना बड़ा डस्ट निकला होगा यहाँ से। ये देखो, आ रहा है समझ में? बादलों से ऊपर, बादल कितने छोटे छोटे नीचे दिख रहे, बादलों से ऊपर तक डस्ट चला गया था और पूरे दुनिया में फैल गया था, और जिस कारण सनलाइट ब्लॉक हो गया। और सनलाइट ब्लॉक हुआ तो क्या, फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाए थे बहुत प्लांट्स, बड़े ट्रीज बहुत मर गए, और जो हर्बीवोरस डायनासोर थे उनको खाना भी नहीं मिला, वो भी मर गए। आया समझ में? हर्बीवोर कार्निवोर दोनों थे। हाँ एक दूसरे को खाते थे। ये देखो कितना बड़ा धूल निकला होगा, आप सोचो कुछ। मिला है तभी तो साइंटिस्ट बोले हैं, नीचे वो यूकाटान जो क्रेटर दिखा है ना, उसके नीचे मिला है। डिटेक्ट किए, मतलब वहां तक खोद के तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे डिटेक्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो घुस जाता है। वो कितना हाई स्पीड में होता है एस्ट्रॉयड जब, या मेटियोर जब आके लगता है, कितना ज्यादा हाई स्पीड होता है, वो तो मिट्टी के अंदर घुस जाता है, नीचे चला गया। हाँ वो धरती से करीब करीब 20-30 किलोमीटर नीचे कहीं पे बरीड होगा। उतना अभी तक हमारे पास मशीन ही नहीं है कि उतना ड्रिल करके गड्ढा करके जाके देख सके। वो सब छोटा कुछ मीटर्स होता है, किलोमीटर अभी तक हम लोग डीपेस्ट आई थिंक 10 किलोमीटर्स नहीं, यहाँ ऐसी कुछ 8 या 10 किलोमीटर्स जा पाए हैं। हाँ, और ये सब होता है 25-30-40 किलोमीटर नीचे, उतना नीचे जा ही नहीं पाए हम। हाँ गर्मी इतना रहता है नीचे, मशीन मेल्ट हो जाता है, इतना गर्मी रहता है। आप क्या सोच के रखे हो, नीचे ऐसे बरोइंग एनिमल जैसे खरगोश ऐसे खोदते खोदते नीचे तक पहुंच जाएगा? बहुत अच्छी बात, आइस डाल दो ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, आया समझ में? तो फर्स और फेदर्स भी हमें बचाते हैं बाहर के ठंड से, वो भी नेचर का एक तरीका था। नहीं नहीं रुक जाओ, इज इट पॉसिबल, हाँ ये खत्म कर दे, हाँ वही सोच रहा हूँ मैं। इज इट पॉसिबल टू कीप अ बिल्डिंग कूल, इज इट पॉसिबल टू कीप अ बिल्डिंग कूल विदाउट यूजिंग मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एयर कंडीशनिंग? यस, कैसे? बाय यूजिंग हॉलो ब्रिक्स। हॉलो ब्रिक्स, ज्यादातर हमारे घरों में क्या होता है, सॉलिड ब्रिक्स यूज होते हैं ना ऐसे। तो उससे क्या होता है, बाहर मान लो धूप है और अंदर आप यहाँ पे पोशान मान लो बैठा है ऐसे सोफा में, ठीक है? तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ब्रिक्स यूज हुए हैं ये अंदर से सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है तो क्या होगा, बाहर का जो इंफ्रारेड रेडिएशन आता है वो एब्जॉर्ब होके यहाँ से दीवार से निकल रहा होता है। इसलिए देखना समर्स के टाइम में जिस दीवार पे धूप पड़ रही है, दीवार को छू के देखना, थोड़ा गर्म होता है बाकी दीवारों से। छत सबसे ज्यादा गर्म होता है, यस। फ्लोर कितना गर्म हो जाता है देखना, कई बार हीट नहीं पड़ रहा है लेकिन छत से जो हीट आ रहा है वो एब्जॉर्ब तो कर रहा है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन ही है ना, वो तो आ ही रहा है। तो आप क्या करते हो, यूजुअली एसी चलाते हो, ठीक है? अब हाउ कैन वी मिनिमाइज दिस, ये मिनिमाइज कैसे करें, ये जो हीट अंदर आ रहा है ऐसे करके इंफ्रारेड रेडिएशंस, इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? बीच में हम लोग क्या करेंगे, हॉलो कर देंगे। हॉलो करने से दो फायदे होते हैं। अभी देखना ये सामने ये वाला बिल्डिंग दिख रहा है, सामने वाले बिल्डिंग में हॉलो ब्रिक्स लगे हुए, क्योंकि वो जब बन रहा था मैं वो ब्रिक्स देखा था, एकदम हल्का हल्का। मैं एक दिन देखा एक बंदा, इतने बड़े बड़े ब्रिक्स है देखना, इतने बड़े बड़े, नॉर्मल ब्रिक्स नहीं है, थोड़े बड़े बड़े ब्रिक्स है। एक बंदे को देखा 5 ही 7 में ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हम लोग अरे ये कौन है इतना सुपरमैन। फिर मैं बोला भाई ऐसे कहीं कितना उठा, बोलता हल्का है।
मैं जाके देखा हल्का है, मतलब उठाया ऐसे, मैं नॉर्मल दम लगाया जितना दम लगाना चाहिए, ऐसे करके उठ गया। तो इतना हल्का कैसे बोलता, अंदर से खोखला है। वो इसलिए बनाए जाते हैं मोस्टली अगर आपके घर खाना में से आप उसको लगा सकते हो 12 कोई हम्म, करता है हाँ एंड वेट हाँ हाँ हाँ। तो एक तो ये लाइट वेट होता है, दूसरा चीज ये हीट को आने नहीं देता है, डज नॉट अलाउ हीट। बीच में एयर है ना, एयर है ना, तो एयर तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है ना, डज नॉट अलाउ हीट। ठीक है, बाहर से गर्मी आएगी नहीं। और तीसरा चीज क्या फायदा होता है कि इन केस ऑफ अर्थक्वेक अगर ये बिल्डिंग टूटा भी, डज नॉट कॉज इंजुरी, क्योंकि हल्के हल्के होते हैं ना। ये एक ईटा, यहाँ पे जो ईटा रखा हुआ है, एक ईटा हमारे सर में गिरेगा, सर क्रश हो जाएगा। लेकिन वो ईटा अगर गिरेगा फिर भी बचने के चांसेस, हाँ खून वून निकल सकता है, बट ऐसे नहीं कि ईट के नीचे हैंड दब के मर गए, क्योंकि लाइट वेट होता है ना, हल्का होता है। हम्म। तो वहां पे क्या हॉलो ईटा लगाए हैं क्या? तो आगे जाके ज्यादातर बिल्डिंग्स और ज्यादा इसी से बनेगा। देखो यहाँ पे ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ, बट इस बिल्डिंग में भी हॉलो ईटा स्टार्ट किया गया था। लाइट वेट, डज नॉट अलाउ हीट, डज नॉट कॉज इंजुरी। आया समझ में? तो ये यूज करेंगे तो हम लोग काफी हद तक हीट को बाहर ही रोक सकते हैं, क्योंकि एयर के अंदर से, एयर इज अ पुअर कंडक्टर और ज्यादा हीट नहीं आता। आया समझ में? चलो नेक्स्ट। Why is jerk given to a clinical thermometer before using it? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कब लिखना है। अच्छा, why is jerk given to a clinical thermometer before using it? ऐसे करके jerk क्यों देना पड़ता है? क्योंकि किंक के कारण मर्क्यूरी नीचे नहीं आता, डज नॉट अलाउ मर्क्यूरी टू कम डाउन, है ना, मर्क्यूरी टू कम डाउन। इसलिए आप अगर और एक पेशेंट के अंदर वो थर्मोमीटर वो कर रहे हो, मुंह पे लगा रहे हो, तो ताकि वो करेक्ट रीडिंग दे, इसलिए आप क्या करते हो, थर्मोमीटर को जर्क देते हो। जर्क देते ही साथ मर्क्यूरी जो है वो किंग से फ्लो करता है और 35 के नीचे आ जाता है। आए समझ में? याद रहेगा? ये वाले क्वेश्चंस हो गए थे ना? बस 22 एंड 25 तो ही नहीं, 21 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। 21 और 24, ठीक है, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर? अब देखो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या होता है, दिखा देता हूं मैं आपको। अच्छा देखो, अगर मैं नॉर्मल थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए यूज किया, नॉर्मल मान लो क्लिनिकल थर्मोमीटर मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे कैसे पता चलेगा? पता चलेगा क्या? हाँ, एक दिन में 24 घंटे में मैक्सिमम कितना गया था, मिनिमम कितना गया था, पता चलेगा क्या? तो कोई रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म रहता है? नहीं रहता है। हाँ, मेरे को हमेशा वहां पे बैठे बैठे देखना पड़ेगा, अच्छा 35 हो गया, अरे 36 हो गया, अरे 36.5 हो गया, ऐसे करके बैठे रहना पड़ेगा मेरे को, तब जाके मेरे को पता चलेगा। ठीक है, लेकिन इतना टाइम है क्या किसी के पास पूरा दिन एक थर्मोमीटर के सामने बैठे रहे? नहीं है। ठीक है, हाँ पूरा फोकस लगा के धूप में बैठे क्या मैक्सिमम टेम्परेचर देखना है, या फिर बाहर बर्फ पड़ रही है, जैकेट जैकेट पहन के बर्फ में जमे हुए यहाँ पे बर्फ जम गया है, नहीं क्या करे, नहीं मिनिमम टेम्परेचर देख रहा। हाँ वो तो अलग चीज है, हाँ उसमें रहता है, लेकिन तो एक तरह का थर्मोमीटर होता है जिसमें आपको कंटिन्यूअसली देखने की जरूरत नहीं है। वहां पे जो, हाँ जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है वहां पे एक बॉल लॉक्ड हो जाता है, और जब जब वो मिनिमम टेम्परेचर को जाता है वहां पे एक बॉल लॉक्ड हो जाता है, और थर्मोमीटर अपने हिसाब से काम करता रहता है।
आप कभी भी दिन में कभी भी आओ, बॉल का पोजीशन देखो, आपको पता चल जाएगा आज का मैक्सिमम और आज का मिनिमम टेम्परेचर क्या था। हाँ, 24 आवर्स में क्या था, फिर से रीसेट कर दो, अगले दिन फिर से दिखाएगा वो। ठीक है, तो अब देखो कैसे होता है ये, वो दिखा देता हूँ। क्यों, और क्या नाम देते हैं? मैक्समिन थर्मोमीटर, मैक्समिन थर्मोमीटर। ये देखो, ये है मैक्स और मिन थर्मोमीटर। ठीक है, ऐसे टाइप का होता है। ये देखो, वो बॉल जैसे बोल रहा था, जो वो बीच में सिलिंड्रिकल सा जो दिख रहा है, ठीक है, उसमें मैक्स और मिन लॉक हो जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये ज्यादातर वेदर डिपार्टमेंट के पास रहता है, जिन लोग को डेली मैक्सिमम और क्या हो गया पोषण, सीएसके की बात चल रही है। पापा को भेजू मैसेज, क्लास में सीएसके डिस्कस हो रहा है। चलो, तो मैक्स मिन टेम्परेचर ऐसे करके, मैक्स मिन थर्मोमीटर ऐसे करके काम करता हूँ। इसका लिख लो, मैक्स मिन थर्मोमीटर इज अ थर्मोमीटर विच कैन रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ओवर 24 आवर्स used by weather department to record extreme temperatures. नहीं, प्रेडिक्ट कहाँ करते हैं, एक रेंज देते हैं कि इसके आसपास रहेगा। टेम्परेचर तो रात को ही ज्यादातर वो बताते हैं, दोपहर को बताते हैं कि आज का इतना रहा, ऐसे करके पिछले 24 घंटे में इतना रहा। एक्सपेक्टेड टू बी, एक्सपेक्टेड टू बी। मैक्समिन थर्मोमीटर का लिख लो, कृति, आरव, रक्षिता। तो जो अंडरलाइन किया वही वही लिखो। ये अच्छा, क्लिनिकल थर्मोमीटर मैंने करा दिया था, रेंज लिखे थे ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। चलो, व्हाई कांट क्लिनिकल थर्मोमीटर भी यूज, ये भी हो गया था क्या, क्योंकि इसका टेम्परेचर रेंज लेस होता है लैब थर्मोमीटर से। व्हाई इज द डिजिटल थर्मोमीटर बेटर देन मर्क्यूरी, ये भी हो गया था क्या, बिकॉज मर्क्यूरी इज वेरी टॉक्सिक। मर्क्यूरी देखे हो कि नहीं कैसे होता है। अरे, मर्क्यूरी प्लैनेट दिखाते हैं, ये देखो मर्क्यूरी मेटल। दैट इज नॉट रियली वेरी सेफ, हाथ में नहीं डालना चाहिए। हाथ में भी छोटे छोटे बहुत पोर्स होते हैं ना, हो सकते हैं मर्क्यूरी के कुछ एटम्स एब्जॉर्ब हो जाए आपके हाथ से और आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाए। दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर योर बॉडी। हाँ, ग्लव्स पहन के कर सकते हो, बट यूजुअली ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। हाइड्रोफोबिक किया, किसी से भी फोबिक बोल दो। हाँ, ठीक है, तो मर्क्यूरी ऐसे होता है। अब ये ऐसे ये सब काम मत करो कभी, क्योंकि मर्क्यूरी इज वेरी वेरी टॉक्सिक, ये सब काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज मर्क्यूरी, दिस इज लिक्विड मर्क्यूरी एंड दिस इज सॉलिड मर्क्यूरी। नहीं, ये गैलियम है। अच्छा, गैलियम इज अनदर मेटल, इसको हाथ में लोगे तो ये मेल्ट हो जाता है। हाँ, हाथ के गर्मी से मेल्ट हो जाता है। बहुत बहुत कम, बॉइलिंग नहीं, मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, चलो, तो दिस इज मर्क्यूरी। क्या,
देखिए जरा, आई थिंक -40 होता है। -38, वही -40 के आसपास। हाँ, अरे भाई साहब, तो -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ होता है, -38.83। दिस इज मर्क्यूरी का मेल्टिंग टेम्परेचर, इसके ऊपर लिक्विड हो जाता है मर्क्यूरी। तो आप बेसिकली वही उसी टेम्परेचर तक यूज कर सकते हो मर्क्यूरी को। आए समझ में? 356 दे रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट 356 डिग्री सेल्सियस, उसके नीचे तक मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर देख रहे हो, इसी टेम्परेचर रेंज के बीच में रहेगा मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में। ठीक है, चलो। और इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज मर्क्यूरी इफ द थर्मोमीटर गेट्स ब्रोकन। अगर थर्मोमीटर टूट गया तो मर्क्यूरी को आप अगर लैंड में डालोगे तो लैंड पोल्यूट करेगा, पानी में डालोगे तो पानी पोल्यूट करेगा। इसलिए एक बूंद से सी में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर तालाब में आप एक थर्मोमीटर तोड़ के फेंक दिए तो हो सकता है कुछ मछलियां मर जाए। तो मतलब एक सी तो बहुत बड़ा हो गया और एक बूंद बहुत छोटा हो गया। चलो, आज फिर हमारा हीट चैप्टर खत्म। ठीक है ऑनलाइन जनता, हीट चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग टेस्ट दे दो। कौन सा चैप्टर का था टेस्ट? ये तो दोनों कल का भी टेस्ट देगा। फिल इन द ब्लैंक्स। चलो, कृति एंड आरव, आपको टेस्ट देना है क्या आज का? हाँ रक्षिता बोलो।